हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रिज कोर्स और हम पहुंच चुके हैं डे 5 पे। सो ऑलरेडी 4 लेक्चर हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। चारों लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं फटाफट से हम जान लेते हैं। एंड आज के चैप्टर में, नॉट आज का चैप्टर, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको क्लास 8 में, क्योंकि अब आप ऑलरेडी क्लास 8 में आ चुके हैं तो चैप्टर पढ़ने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ऑलरेडी सारी की सारी चीजें आप क्लास 7 में पढ़कर आ चुके हैं। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। अब देखो, आपको भी पता है बेटा कि सारे के सारे आपके क्लास 8 के चैप्टर्स हैं, जिनमें से हम काफी सारे चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 8 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है एंड दिस यहाँ तक हमने 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है ना। यहाँ तक हमने डे 1 to डे 4 में कंप्लीट कर लिया। नाउ आज की क्लास में हम लाइट मिरर और लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 7 में भी आपका एक ऐसा चैप्टर था, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन करके। ठीक है, तो यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। प्लस कीपिंग टाइम विद स्काईज, क्लास 7 में आपका एक ऐसा चैप्टर था, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन करके, जहां पे कुछ एंशियंट टाइम्स के बारे में एंड मॉडर्न टाइम के बारे में डिस्कस किया गया था। तो वहां से भी हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे एंड देन इस चैप्टर को हम जो भी बेसिक चीजें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। बाकी डिटेल में जब हमको पढ़ना होगा तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, यस, बहुत जल्दी इसी के बाद अब हम फिर अपना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो, सो गेट रेडी फॉर डे 5। एंड देखो, मैं जो भी चीजें आपको क्लास में पढ़ाऊंगी ना, आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बढ़िया से नोट्स लिखने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे, है ना, उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड पेपर के टाइम पे आपको हेल्प भी मिलेगी। ओके, चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बेटा लाइट मिरर एंड लेंस वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हमको मिरर के बारे में, लेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, तो मिरर क्या होता है? मिरर जनरली हमने मिरर अपने घरों में देखा हुआ होता है ना। जाते हो ना ऐसे बिल्कुल तैयार होने, बाल वाल ठीक करने के लिए, ठीक है, एंड अच्छा आज मैं सुंदर लग रहा हूँ, आज मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, करते हो नहीं करते हो? कहीं बाहर जाने से पहले 4 बार चेकआउट करते हो खुद को। ठीक है, अच्छी बात है करना वैसे तो ये सब आप काम कहाँ करते हो? ये सारी की सारी चीजें आप मिरर के सामने देखकर करते हो। ठीक है, तो वो मिरर क्या करती है, जो भी चीजें आप करते हो ना उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, सो ये मिरर का काम होता है। तो जो हमारे घरों में मिरर होते हैं ना, वो तो प्लेन मिरर है। कैसे मिरर होते हैं बेटा? वो प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे शेप के आप हो, जैसे साइज के आप हो, वैसा ही वो आपको दिखाएगा। लेकिन इनके अलावा भी और मिरर होते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? शॉपिंग मॉल में देखने के लिए मिल जाएगा, कार की रेयर व्यू मिरर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डेंटिस्ट जो होते हैं, जब हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, देखते हैं ना हमारे दांतों को, तो वहां पे भी आपको स्फेरिकल मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर है बेटा, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, यहाँ पे अंदर वाला सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है कॉनकेव का। कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो बाहर वाला सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, ऑल्सो कन्वर्जिंग मिरर, मतलब ये क्या करता है, ये लाइट को एक साथ लाके कन्वर्ज कर देता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और अगर हम कॉनकेव के बारे में बात करेंगे तो लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक,
फोकस पैरेलल रे टू द फोकस पैरेलल रेस टू द पॉइंट, सारे पैरेलल रेस को क्या कर देगा, एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहले तो डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इनके यूजेस के बारे में पूछ लिए जाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो एग्जाम्पल है टॉर्च रिफ्लेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, अभी मैंने बताया ना, गाड़ियों के हेडलाइट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेंटल, जो दांतों को चेक करते हैं डॉक्टर, है ना, जब चॉकलेट खा खा के हमारे दांत हो जाते हैं खराब, उसमें लग जाता है कीड़े, है ना, तो क्या हो जाता है, हम जाते हैं, ओ मम्मी बहुत दर्द हो रहा है हमारे दांतों में, है ना, और जाते हैं फिर डेंटिस्ट के पास, और वो क्या करते हैं, हमारे कीड़े वाले दांत निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो देखते कैसे हैं, तो उसी लेंस से, नॉट लेंस, उसी मिरर से देखते हैं, वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, कैसा करके दिखाता है बेटा, बड़ा करके दिखाएगा। ठीक, एंड सोलर कॉन्सेंट्रेटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स एंड दीज आर दी, नॉट एग्जाम्पल एग्जैक्टली, दीज आर दी यूजेस, ठीक है, जहां पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका आउटर साइड, आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, अभी बताया था। इससे पहले वाला कन्वर्जिंग मिरर था, अभी सारी पैरेलल रेस को क्या कर देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, है ना, और वहां पे क्या होता है, इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा था। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग और दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कि इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी, नॉट कन्वर्जिंग, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। स्प्रेड लाइट रेस, मतलब लाइट रेस को क्या कर देगा, बाहर की तरफ फैला देगा, हर जगह फैला देगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके यूजेस क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा साइड व्यू मिरर में इस्तेमाल किया जाता है, व्हीकल्स वगैरह में। ठीक है, रोड सेफ्टी मिरर्स यहाँ पे दिख रहा है, तो रोड सेफ्टी मिरर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड सर्वेलेंस मिरर इन शॉप, तो यहाँ पे भी इन टाइप्स के मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, आया समझ में। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर किस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन करता है। देखो अभी तक हमको ये पता चल गया कि स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, एग्जैक्ट शेप और साइज हमको नजर नहीं आता। कुछ ऐसे स्फेरिकल मिरर है जो चीजों को एनलार्ज करके दिखाएंगे, यानी कि बड़ा करके दिखाएंगे, एंड कुछ ऐसे स्फेरिकल मिरर है जो चीजों को छोटा करके दिखाएंगे। जैसे कि अगर हम रियर व्यू मिरर के बारे में बात करें, ठीक है, तो सबके कार में, स्कूटी में, बाइक में रियर व्यू मिरर होता है, तो उससे पूरी की पूरी रोड हमको दिख जाती है। ठीक है, अब सोचो छोटा सा मिरर है, पूरी की पूरी रोड दिख गई, मतलब उसने क्या किया, चीजों को छोटा करके हमको दिखा दिया, है ना, चीजों को क्या करके दिखा दिया बेटा, छोटा करके दिखा दिया। वही जो डेंटिस्ट हमारे दांतों के कीड़े देख रहा है, उसने चीजों को एनलार्ज करके दिखाया है। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो सेम शेप और साइज नहीं शो करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग शेप, साइज और ये सारी चीजें शो करते हैं। ठीक, सो इमेज बाय कॉनकेव मिरर तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो कॉनकेव मिरर अगर कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर बहुत पास रखा हुआ है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट और एनलार्ज। ठीक है, जैसे अभी हमारा बनता है ना, इरेक्ट, सर ऊपर है पैर नीचे, तो ऐसा ही इमेज बनेगा, बट बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया मिरर से, तब उसका इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और साइज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, डिक्रीज साइज बन जाएगा। ठीक है, कैन फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेज, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मिरर से कितनी दूरी पे है, तो उस बेस पे हम बताएंगे कि रियल इमेज बनेगा या फिर वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके, क्लियर है। नाउ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, चलो अब हमको क्या देखना है, कॉनकेव मिरर किस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इमेज जो है हमेशा इरेक्ट बनाएगा। इससे पहले वाला क्या था, इरेक्ट था। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनाता था। ठीक, इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर एंड डिमिनिश्ड। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था, कॉनकेव वाले में, कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि एनलार्ज बनेगा या डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स वाले में क्या कहा जा रहा है कि जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनेगा, पहली चीज, हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, यानी कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, एंड ऑलवेज वर्चुअल, और हमेशा वर्चुअल ही बनेगा। ठीक,
कंपैरिजन देखो, प्लेन मिरर भाई सेम साइज और इरेक्ट इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर हो सकता है इनलार्ज भी बना दे, डिमिनिश भी बना दे, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। अगेन इट्स डिपेंड ऑन पोजीशन, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जबकि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे तो ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, इसका फिक्स है भाई, ठीक है, और इसका भी फिक्स है, लेकिन कॉनकेव वाला डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे ही इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। तो ये चीजें आपको याद रखने वाली है, क्या करने वाली है, याद रखने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं इसके, दोनों मिरर के बारे में बात करेंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर कौन यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, हेडलाइट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, सोलर फर्नेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड टेलीस्कोप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये चीजों को छोटे से बड़ा दिखाता है। कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो ये हमको कहां पे दिखाएगा, व्हीकल रियर व्यू मिरर, तो ये चीजों को छोटा करके दिखाएगा, रोड सेफ्टी मिरर्स एंड शॉप फॉर सर्विलेंस, तो इन सब जगह ये क्या करता है, बड़ी सी चीज को छोटा छोटा करके दिखाता है, ठीक है। तो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखो यहां पे ना आपको दो लॉ पढ़ने हैं एंड दोनों के दोनों लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 110% आता ही आता है, ठीक है। तो अभी से दोनों लॉ फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉ फर्स्ट की, ठीक है। उससे पहले ना मुझे आपको कुछ टर्म बताने पड़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पे ना मेरे पास एक मिरर है, क्या है मेरे पास एक, आप मिरर ले लो या फिर कोई भी बढ़िया सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो। अब कहीं से लाइट आ रही है, लाइट आई 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 और इस पॉइंट पे जाके टकरा गए। अब क्योंकि ये हमारा बहुत स्मूथ सरफेस था, इसने क्या किया, लाइट को बाउंस बैक कर दिया, तो फिर लाइट चली गई। अब देखो जो लाइट आई है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं एंड जो रे जा रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, कि भाई आई टकराई और चली गई, है ना। तो आई यानी कि इंसिडेंट रे आई, ठीक है, आई और चली गई, मतलब आर रिफ्लेक्ट करके चली गई, रिजेक्ट करके चली गई, ठीक है। तो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इनके बीच में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम नॉर्मल रे कहते हैं। और नॉर्मल ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, और ये हमारा स्मूथ सरफेस है या फिर हम इसको मिरर बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि फर्स्ट लॉ हमको क्या कहता है, यस, फर्स्ट लॉ हमको बेटा ये कहता है कि जितने एंगल से आई इस पे आके टकराया है और नॉर्मल से इसका जितना एंगल बनेगा, ठीक है, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड का भी बनेगा, यानी कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, एंगल आई जो है यानी कि इंसिडेंट रे से जो एंगल बन रहा है और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनेगा, दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं बच्चे, दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, सो फर्स्ट लॉ है यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एक सेम प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों के तीनों लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स इट, बस इतना ही है, ठीक है। एंड ये हर एक मिरर के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट टू अंडरस्टैंडिंग लाई इन दी सेम प्लेन। सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एंड दिस अप्लाई फॉर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हर एक मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई है? यस। नाउ अब हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। भूल गए हो क्या? हाँ, फटाफट से मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि कन्वर्जिंग मिरर कौन से होते हैं एंड डाइवर्जिंग मिरर कौन से होते हैं, बिना वीडियो को बैक किए हुए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि यस आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हो, पता चले कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ हैं एंड तुम लोग क्या कर रहे हो अपना ये वाला कौन सा गेम होता है इसको हैं, जीरो काटा खेल रहे हो। इधर खेलते हो क्या इससे पढ़ाई करते करते? नहीं करना है अभी,
बिल्कुल चुपचाप से बहुत ध्यान लगा के पढ़ लो, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है, लेकिन अगर बेटा आप ध्यान से सुनोगे तब तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब गेम खेलना बंद कर दो, करो जल्दी, बंद कर दिया, चलो ठीक है पढ़ते हैं अब। तो मिरर के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो मिरर तो भाई जो प्लेन मिरर है, ठीक है, वो क्या करेगा, लाइट के इफेक्ट पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि प्लेन मिरर के बारे में बात करें तो सारी की सारी रेज जो है, रेज आई, लाइट आई, सीधी 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 पैरेलल पैरेलल बन रही है, कोई कन्वर्जन नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं। लेकिन जैसे ही हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर क्या कर देते हैं, सारे के सारे पैरेलल रेज को, सारे के सारे पैरेलल रेज को ये कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे रेज को डाइवर्ज कर देगा इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि यहां पे बना हुआ भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसने डाइवर्ज कर दिया। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये किसका काम है, यहां पे कौन सा मिरर लग गया, यहां पे ये कॉन्वेक्स मिरर लग गया, ठीक है। एंड यहां पे हमारा ये कॉनकेव मिरर लग गया है, जिसने सारी की सारी रेस को क्या कर दिया बेटा, इकट्ठा कर दिया, एक साथ ला दिया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में। सी, जब भी आप मिरर के बारे में पढ़े, इतने अच्छे से मिरर के बारे में पढ़ लो, क्योंकि पता है क्या होता है, जो चीजें आप मिरर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, मान लो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, वो सेम चीज आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी समझ में आती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ना उल्टा केस है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ और दोनों चीजें ना पढ़ पाओ तो एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो दूसरी चीज आपको अपने आप आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होता है। सो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। लेंस आप सबने देखा है ना, जो जिनको चश्मा लगा होता है, जिनको स्पेक्स लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उनके यहाँ पे देखो लेंस लगा होता है, ठीक है, जिससे वो देख पाते हैं, मतलब उनकी आंखें जो है वो सही देख पाती है। अगर कुछ लोग जो है वो स्पेक्स प्रिफर नहीं करते, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो आंखों में लेंस भी लगाते हैं। जनरली आपने देखा होगा मूवीज में, टीवीज में, ठीक है, कि चाहे इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा, है ना, तो वो क्या करते हैं, रेड कलर का लेंस लगा लेंगे, ब्लू कलर का लेंस लगा लेंगे, ब्राउन कलर का लेंस लगा लेंगे। हालांकि सुंदर लगता है वो, है ना, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, बट ठीक है, लोग लगाते हैं लेंसेज, है ना। तो वो कैसा होता है, बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार चीजें नजर आती हैं, थोड़ा सा थिक सा होता है इस तरीके से, ठीक है, राइट। अब मैं ट्यूटोरियल नहीं दूंगी ना कैसे लगाते हैं, मुझे खुद नहीं पता है कैसे लगाते हैं, ठीक है, बट जो लोग यूज करते हैं, हो सकता है कि आप लोगों में से भी कोई लोग यूज करते होंगे जो चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं बट लेंस लगाना चाहते हैं, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, लेंसेज क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, विच कर्व्ड सरफेस दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। तो इसके कर्व्ड सरफेस से क्या होता है, ये अलाउ करता है कि भाई लाइट जो है इसके थ्रू पास हो जाए, ठीक, ताकि हमको चीजें नजर आ जाए। अब जिस तरीके से हमने स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर पढ़े थे, उसी तरीके से लेंसेज में हमको दो टाइप के लेंस पढ़ने हैं, वन इज कॉन्वेक्स लेंस, अनदर वन इज कॉनकेव लेंस। अब देखो, जो भी चीजें आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ी थी वो सेम चीज यहाँ पे आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। तो कैसा होता है, थिकर इन द मिडल, मतलब सेंटर से मोटा होगा और साइड साइड से पतला होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लाइट करेगा, यानी कि लाइट को क्या कर देगा, एक खट्टा एक साथ लेकर आ जाएगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, पता ना, ऐसे डिटेक्टिव, हाँ, ऐसे कोई भी चीज को ऐसे जूम करके दिखाता है, ठीक है, सो दैट इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक। एग्जाम्पल्स, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, रीडिंग ग्लासेस में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ओल्ड एज की अगर मैं बात करूँ तो स्पेक्स लगा के बिल्कुल पास से ऐसे चीजों को बड़ा बड़ा देखते हैं, है ना, तो ग्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है, कैमरे के लेंस में इस्तेमाल किया जाता है, हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस ही पहले से ही इनबिल्ट होता है, ठीक। नाउ कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं तो उसका जस्ट ऑपोजिट कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, बीच से पतला होता है और साइड साइड से मोटा होता है, ठीक है, एंड ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। इसको हम किस में यूज करते हैं,
शॉर्ट साइटेडनेस जिनको होता है, ठीक है, उनको स्पेक्टिकल्स लगाया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा ना मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, जिनको दूर का नहीं दिखता, जिनको पास का नहीं दिखता, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है? स्पेक्स में लगाया जाता है, ठीक। नाउ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेज, तो देखो फ्लैट ग्लास में आज सच कोई चेंजेस नहीं होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है एंड कॉनकेव लेंस क्या करता है बेटा? डाइवर्ज करता है। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कॉनकेव लेंस क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग लेंस। तो बिल्कुल ऑपोजिट है मिरर के। तो एक चीज अच्छे से पढ़ लो, चाहे मिरर पढ़ लो चाहे लेंस पढ़ लो, दूसरी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई सारी चीजों को साथ में लेके चलते हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाना है, ठीक। तो इतना भी समझ लो। अच्छा देखो, यहाँ पे हम बताते हैं किस तरीके से लेंस लगाते हैं। तो इस तरीके से लेंस लगाते हैं, आपको तो पता ही होगा, है ना, रील वील तो सब देखते ही हो, है, ट्रेंड फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? करते होंगे यार, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? आई ग्लासेस में, मतलब स्पेक्स में, ठीक है, कैमरा में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, तो हर जगह, मतलब इन जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कीपिंग टाइम विद स्काईज। तो देखो एंशिएंट टाइम में किस तरीके से टाइम को देखा जाता था, किस तरीके से कैलेंडर बना, किस तरीके से वो मंथ कैलकुलेट करते थे, ईयर कैलकुलेट करते थे, डेज कैलकुलेट करते थे विदाउट हेल्प ऑफ वॉच, है ना। तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके चलिए भाई, सबसे पहले देखो चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ मून। देखो बेटा, आपको भी पता है जो हमारा चंदा मामा है ना, जो चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। चंद्रमा हमको कैसे नजर आता है? सन की रेज की वजह से नजर आता है। अब जिस तरीके से हमारा अर्थ घूमता रहता है ना, रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है अराउंड द सन, अराउंड इट्स ओन एक्सेस, उस तरीके से मून भी क्या करता है? अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो रुका तो है नहीं, सन की रेज उस पर पड़ती है। अब जितनी रेज सन की मून पे पड़ेगी उतना ही वो हमको रिफ्लेक्ट हो पाएगा, एंड जहां पे रेज नहीं पड़ेगी वो चीज छुप जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमको मून के अलग अलग चेहरे नजर आते हैं, अलग अलग फेसेस नजर आते हैं, ठीक है। फेस, नॉट फेस, PHASE वाला, फेस वाला, ठीक है। Why does the moon change shape? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से लाइट मून पे पड़ रही है। जितना लाइट पड़ेगा उतना विजिबल होगा, एंड जहां तक लाइट नहीं पड़ेगी वो चीज हमको विजिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। शाइन करता है ड्यू टू सनलाइट रिफ्लेक्शन, सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ये शाइन कर पाता है, ठीक है। 1/2 ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड एट एनी टाइम, ठीक है। आधा ही मून हमको देखने के लिए मिलता है। वी सी डिफरेंट पोर्शन ऑफ दिस इल्यूमिनेटेड हाफ एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द मून शेप नेवर चेंज। होता तो वो सर्कुलर शेप में ही है, होता तो वो ऐसा ही है। अब डिपेंड करता है ना कि कितनी रोशनी पड़ रही है, जितनी रोशनी पड़ेगी उतना मून हमको दिखाई देगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि मून जो है अपने शेप को चेंज करता रहता है, एंड इट टेक अप्रोक्सीमेटली 29.5 डेज, ठीक है। वो वापस से सेम शेप में आने के लिए उसको टोटल 29.5 डेज लग जाता है, और इसी से हम मंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? इससे हम मंथ को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? नाउ फेजेस ऑफ मून के बारे में बात करेंगे अब हम। The changing shape of moon seen from earth are called phases of the moon। तो जो भी चीजें, जो भी फेज हमको मून का दिखाई देता है ड्यू टू दी सन की रेज, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ मून कहते हैं। अब कौन कौन से फेजेस हैं मून के, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, आपने क्या क्या सुना होगा? न्यू मून, जिसको हम अमावस्या कहते हैं, सुना है ना? ऐसे मूवी में बोलते हैं आज अमावस्या की रात है, ठीक है, और पता नहीं उनको फिर कुछ तो इंपॉर्टेंट काम करना होता है अमावस्या की रात को, या फिर और कौन दूसरा है? पूर्णिमा, यस, ठीक है। पूर्णिमा को आई थिंक खीर वीर बनती है ना। तो क्या होता है कि अमावस्या, फुल मून, नहीं नॉट फुल मून, इट्स न्यू मून, मतलब उस दिन चांद हमको दिखता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड न्यू मून, ठीक है। उस दिन चांद हमको नजर नहीं आता। अमावस्या के दिन हमको चंदा मामा जो है, चंद्रमा जो है, वो
विलुप्त हो जाता है, वो उस दिन हमको नजर नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड मून नॉट विजिबल। फिर हम बात करते हैं क्रिसेंट के बारे में। तो क्रिसेंट में हमको क्या होता है कि लेस देन हाफ इल्यूमिनेटेड मून, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ से भी कम मून हमको नजर आता है, ठीक है। हाफ मून में हाफ मून नजर आएगा, गिबिस में हाफ से ज्यादा मून नजर आता है, एंड फुल मून यानी कि पूर्णिमा में हमको पूरा का पूरा चांद नजर आता है, ठीक है। पूरा का पूरा चांद जो है वो फुल्ली इल्यूमिनेटेड हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से हमको दिखाई देता है। नाउ वैक्सिंग एंड वेनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वैक्सिंग यहाँ पे क्या होता है, शुक्ल पक्ष है ना, एंड वेनिंग क्या होता है यहाँ पे, कृष्ण पक्ष। नाम आपने सुना होगा, जनरली इस टाइप के नाम हमने अपने घरों में सुने हुए होते हैं, ठीक है। सो वेनिंग वैक्सिंग क्या है, शुक्ल पक्ष, जहां पे ब्राइट पार्ट जो है वो ज्यादा दिखता है, एंड वैक्सिंग वाले में ब्राइट पार्ट ज्यादा दिखता है, वेनिंग वाले में ब्राइट पार्ट हमको कम दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष। ब्राइट पार्ट डिक्रीज हो जाता है। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ फुल मून टेक कितना टाइम लेता है बेटा, 29.5 डेज लेता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो गया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है, 1 मंथ। तो अगर आज न्यू मून है तो अगले 29 दिन बाद मुझे न्यू मून देखने के लिए मिलेगा और मैं पहचान जाऊंगी कि ओ माय गॉड पूरे 1 महीने हो गए हैं, पूरा 1 मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मंथ को भी कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए, वाई मून फेज अकर, ठीक है। तो मून के इतने चेहरे क्यों हैं इसके बारे में बात करते हैं। सो मून फेज आर नॉट कॉज्ड बाय द अर्थ शेडो, बिल्कुल नहीं। किसकी वजह से होता है, यस सन की वजह से होता है भाई, सन की वजह से होता है, अर्थ की वजह से कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अर्थ शेडो कॉज अ लूनर इक्लिप्स नॉट मून फेजेस। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ इक्लिप्स के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में आपने सुना होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सन की रेज को, ठीक है, अर्थ पे नहीं पड़ने दिया जाता है या फिर कभी मून पे नहीं पड़ने दिया जाता है, तो इस तरीके से इक्लिप्सेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। नाउ सोलर कैलेंडर, तो अभी जो हमारे पास कैलेंडर प्रेजेंट है उसमें टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, एंड इसको हम गॉर्गियन कैलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। लीप ईयर की बात करें बेटा तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। बेसिकली ये 366 डेज अचानक से कैसे बन जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है सन, ठीक है, ये एक ऑर्बिट है जिसपे कौन रिवॉल्व कर रहा है, जिसपे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये है सन और सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ को पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर लगता है। अब पूरा जब सन ने एक रिवॉल्यूशन कर लिया तो 365.6 आवर, फिर दूसरे साल भी उसने किया तो 365 प्लस 365 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि 12 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। फिर तीसरी बार किया तो 18 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। जब चौथी बार रिपीट हुआ यहाँ पे रिवॉल्यूशन तो टोटल 24 घंटे बन गए, और 24 घंटा मिला के एक दिन होता है। इस वजह से हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि फैब के मंथ में हमको देखने के लिए मिलता है, दैट इज 29 फैब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, 29 फैब बोलते हैं, ओके। नाउ फेस्टिवल एंड एस्ट्रोनॉमी, तो देखो मून की वजह से ना, ठीक है, हम अपने फेस्टिवल डिसाइड करते हैं। आपने कभी सोचा है कि दिवाली, होली एक कोई फिक्स डेट पे नहीं आती है ना, आती तो मार्च में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी मान लो 20 मार्च को आई तो अगले साल भी 20 को आएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मिड ऑफ मार्च में आ जाए, अर्ली ऑफ मार्च में आ जाए, लेट ऑफ मार्च में आ जाए, तो ऐसा होता है, ठीक है। बाकी अगर हम नॉर्मल फेस्टिवल्स के बारे में बात करें, जैसे हम बोले कि मकर संक्रांति है तो वो 14-15 में आजकल दो डेट्स आ गई हैं, है ना, या तो 14 जनवरी को हो जाएगा या तो 15 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है। पोंगल के बारे में बात करें तो वो उसका भी डेट फिक्स है। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, ठीक है, इन सब की एग्जैक्ट डेट नहीं फिक्स होती है। क्यों, क्योंकि किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, ये मून पे डिपेंड करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जैसे दिवाली के बारे में बात की जाए, है ना, तो दिवाली हमेशा न्यू मून को मनाई जाती है। अब जिस दिन न्यू मून आएगा उसी दिन हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे,
ठीक है। सो दिवाली हमारा न्यू मून के दिन आता है, होली हमारा फुल मून के दिन आता है, ईद उल फितर क्रिसेंट मून है, एंड मकर संक्रांति हमारा सोलर मूवमेंट। तो इसकी तो डेट ऑलमोस्ट फिक्स होती है, ठीक है। फेस्टिवल डेट चेंज बिकॉज मून फेजेस शिफ्ट ईच ईयर, तो इसी वजह से इनके डेज में, इनके डेट्स में हमको चेंज देखने के लिए मिलता है, ठीक है बेटा। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट कौन है। यस, क्या आपको अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट पता है? पता तो होगा, है ना। दैट इज मून। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। एंड काफी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाए गए हैं और जो कि भेजा गया है हमारी तरफ से, ठीक है। बट ये जो सैटेलाइट है बेटा, ये काम क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? हाँ, हम जो अभी गूगल कर लेते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, है कल मैं पार्टी में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ये कैसे पता कर लेते हो बेटा? कैसे पता कर लेते हो? हाँ, पूरा जो वेदर फोरकास्ट है कैसे आपको पता चला? जब तक हमने ऊपर सैटेलाइट नहीं भेजा, उसने पूरी रीडिंग नहीं निकाल दी, हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, गूगल भगवान थोड़ी है, ठीक है, इंसान नहीं है, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन फीड की हुई है। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है? ये सैटेलाइट ही हमको बताते हैं, ठीक है। पूरा जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इनको कौन हैंडल करता है? सैटेलाइट की वजह से ही होता है। वेदर फॉरकास्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है कि भाई कब सुनामी आने के चांसेस हैं, ठीक है। बोलते ना कि कभी कोई कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉइड टकरा सकता है अर्थ से, तो कैसे पता चलता है? ये सब के सब सैटेलाइट से ही हमको पता चलते हैं, ठीक है। दूसरे प्लैनेट में क्या चल रहा है, किसकी खोज करने वाले हैं हम, सारी चीजें हमको सैटेलाइट से ही पता चलती है, ठीक है। नाउ इंडियन स्पेस मिशन के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन स्पेस मिशन कौन कौन से? सबसे पहला हमारा कार्टोसैट है, देन एस्ट्रोसैट है, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1। तो हो सकता है कि आपने कार्टोसैट या फिर एस्ट्रोसैट के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन चंद्रयान, मंगलयान एंड आदित्य L1 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सो दीज आर द इंडियन स्पेस मिशन। एंड इसी के साथ हमारा ये 2 चैप्टर होते हैं खत्म, ठीक है। तो अब हम ब्रिज कोर्स को, यानी कि टोटल हमारे 5 लेक्चर हो गए ब्रिज कोर्स के, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। इतने लेक्चर्स हमारे सफिशिएंट है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास से फुल्ली फ्लेश तरीके से हम अपना न्यू सिलेबस NCERT साइंस स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी मैंने हर एक चीज आपको करवाई हुई है, ठीक है। हो सकता है कि आपके स्कूल में काफी सारी चीजें हो गई होंगी, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। बाकी तो सबकी डिटेल मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, ठीक है। चलो, और ऑफ कोर्स मिल ही गया होगा अब तक तो। चलिए, तो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने क्लास में, जहां पे हम NCERT को, स्पेशली NCERT को फोकस करेंगे। पहले मैं आपको NCERT लाइन बाय लाइन करा दूंगी, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे, बहुत डिटेल में हम चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई वांट योर अटेंशन कि भाई आप डेली क्लास में आओ, आप क्लास को अटेंड करो, ठीक है। एंड आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करिए, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।